स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक अंजो दीदी के बारे में जानेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। ये नाटक उपेंद्र नाथ अश्क जी ने लिखा हुआ है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सिलेबस में ये नाटक लगा हुआ है। साथ ही यूजीसी नेट और तमाम जो प्रदेशों के आयोग हैं वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में ये नाटक देखने को मिलता है। तो इस नाटक के बारे में, इसके मूल भाव के बारे में हम आज पढ़ेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अंत तक आपको मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम जुड़े रहें। देखते हैं इस नाटक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 1955 ईस्वी में है। इस नाटक की जो भूमिका है वो कथाकार कमलेश्वर जी ने लिखी हुई है, जो वर्तमान रूप में हम सभी छात्रों के पास मौजूद है। उसमें भूमिका कमलेश्वर जी ने लिखी हुई है। इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं उसे देख लीजिएगा कि अंजलि जो पात्र है वही अंजो दीदी है, इसे ध्यान रखें। इनके पति का नाम इंद्र नारायण और इन्हें ही नाटक में वकील साहब करके पुकारा जाता है कई जगह। तो इंद्र नारायण अंजो दीदी के पति हैं और जो श्रीपत है वो अंजो दीदी का भाई है। ठीक, तो अंजलि, इंद्र नारायण, श्रीपत। इसके अलावा अन्य पात्र कौन हैं वो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि पात्रों को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे नीरज और ओमी ये पति पत्नी हैं और अंजलि और इंद्र नारायण के बहू बेटे हैं ये। ठीक है, ये अंजलि और इंद्र नारायण का बेटा नीरज है और उसकी पत्नी ओमी है। नीलम नाम का एक 11 वर्ष का बच्चा है जो नीरज और ओमी का बेटा है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। नज़ीर एक पात्र है इसमें जो कि नीरज का यानी अंजो दीदी के जो बेटा है उसका दोस्त है और अनिमा जो है वो अंजो दीदी की बहुत खास सहेली दोस्त होती है। साथ ही नौकर जो है वो राधु और मुन्नी नाम से हैं। तो इसे ध्यान रखिए, इतने पात्र इस नाटक में हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, अब इस नाटक के बारे में देखिए कि इस नाटक में कुल कितने अंक हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि इस नाटक में कुल 2 अंक हैं। अंजो दीदी नाटक में कुल 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य दिखाई पड़ते हैं 1, 2, 3 नाम से। पहले अंक में गर्मियों का दिन है और दूसरे अंक में सर्दियों के दिन में ये पूरी घटनाएं चलती रहती हैं। जो पूरी की पूरी कथा चलती है, नाटक की बस कथा वस्तु, वो पहले अंक में गर्मियों के दिन, दूसरे में सर्दियों के दिन है। अंजो दीदी नाटक का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ पुस्तक के आधार पर जो तथ्य मिलते हैं वो 30 जनवरी 1954 को कहाँ हुआ? बम्बई के हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर्स कॉलेज में अभिनीत किया गया सन 1954 में 30 जनवरी को। और इसके निर्देशक कौन थे? सत्येंद्र सरत, इसे ध्यान रखिएगा। अगले जो इसका मंचन जो आगे हुआ वो इलाहाबाद के लक्ष्मी टॉकीज में हुआ। इलाहाबाद के लोग जानते होंगे लक्ष्मी टॉकीज कहाँ पे है। तो लक्ष्मी टॉकीज में रंगभूमि मंच के द्वारा 22 जनवरी 1956 में खेला गया और इसके निर्देशक राज जोशी थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और इस नाटक में जो ये इसके निर्देशक राज जोशी हैं वो बनते हैं श्रीपत इस नाटक में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। अब हम नाटक के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि इस नाटक की कथा वस्तु क्या है, किस विषय को आधार बना करके लिखा गया है, क्या इसका मूल भाव है, वो भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अंजो दीदी जो ये नाटक है ये एक अभिजातीयता के बोध से ग्रस्त व्यक्ति और परिवार की कहानी है, उससे जुड़ा हुआ है। यानी अभिजात्यता का बोध क्या है? सफाई, स्वच्छता, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हर मनुष्य के जीवन में। लेकिन ये जो एक इलीट रूप में जब ये आता है, अभिजातीय रूप में आता है, तो ये एक सनक हो जाता है। ये एक इस स्टेटस मेंटेन करने के लिए जब हमेशा कोई सारी ज़रूरी चीज़ों को, संवेदनाओं को दूर करके केवल अपने स्टेटस के अनुकूल जो है अपने स्तर के अनुकूल आचरण करने के लिए बाध्य है और अपने परिवार के, समाज के दूसरे भी जो अन्य सदस्य हैं उन्हें बाध्य करता है, ऐसी जगह पे ये अभिजात्यता, ये सफाई, ये अनुशासन एक सनक और एक पागलपन की तरह
पसरती चली जाती है, जो कि अपने आगोश में अपने सभी संबंधियों और परिचितों को लेता चला जाता है। इस नाटक की मुख्य पात्र अंजलि जो है यानी अंजू दीदी, अपने नाना जी से विरासत में मिले अनुशासन एवं नियंत्रित जीवन शैली में पूर्ण विश्वास या श्रद्धा रखती है। अंजलि के जो नाना जी थे वो उसी की तरह अनुशासन प्रिय और नियंत्रित जीवन शैली पर पूरी तरह विश्वास रखते थे और अंजलि ने उन्हीं का अनुकरण किया। उन्हीं के अनुकरण पर आजीवन वो पूरी तरह से नियमबद्ध तरीके से घड़ी की सुइयों की तरह अपने जीवन को एकदम नियमित और नियंत्रित करके चलना चाहती थी। आगे और देखेंगे कि पूरी के पूरे नाटक में कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स को हमारे इस नंबर पे संपर्क के ऑर्डर कर सकते हैं। 170 पेज का पूरा नोट्स है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हमने आपको बताया कि जो ये अभिजातीय बोध है, ये अभिजातीय बोध श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, बनाए रखने के लिए किस तरह से संवेदनाओं को कुंद करके केवल और केवल अनुशासन और नियंत्रण को ही मान्य देता है, वह इस पूरे के पूरे नाटक में दिखाई देता है। अब देखिए, अपने व्यक्तित्व में प्रचंड अनुशासन के कारण वह क्रूरता का भी रूप लिए हुए है। उसकी अनुशासन प्रियता सनक की हद पार कर जाती है। बच्चन सिंह ने अपने हिंदी नाटक पुस्तक में लिखा है कि यह अनुशासन प्रियता यांत्रिक होने के कारण परिवार के प्रत्येक प्राणी को पुर्जे के रूप में ढालती रहती है। इतनी यांत्रिक है, इतनी मैकेनिकल है कि परिवार का पूरा सदस्य उसके इशारे पर, उसके दिखाए हुए रास्तों पर, उसके द्वारा अनुशासित एक मार्ग पर चलने के लिए बाध्य हो जाता है। सबकी अपनी इच्छाएं, सबकी अपनी मर्जियां, सबके अपने जीवन के तौर तरीके वो अंजू दीदी अपने अनुकूल कर लेना चाहती थी और अपने अनुशासन में रख लेना चाहती थी। ऐसा बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी नाटक में, ध्यान रखिएगा, हिंदी नाटक बच्चन सिंह की पुस्तक है, उसमें ये बात लिखी गई है। आगे देखते हैं, परिवार के सदस्यों को एक ही तौर तरीके से जीने के लिए बाध्य करने को अंजू दीदी की प्रवृत्ति सभी को घड़ी की सुइयों की तरह नचाने जैसी है। वह कहती है, ध्यान रखिए, इससे अंजू दीदी का कैरेक्टर आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितनी अनुशासित और अनुशासन की सनक की हद तक वो पहुंच जाती है। वो कहती है कि जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं जो नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइयां बन जाएं। इस तरह के विचार जब वो रखती है और आप पूरा नाटक जब पढ़ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो इन विचारों को सिद्ध करने के लिए अपने पति के जीवन को किस तरह से एकदम पूरी निष्ठुरता के साथ कुचल देती है। वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कहीं बैठ नहीं सकते, कपड़े गंदे न हो, बिस्तर गंदे न हो, घर में जो है चप्पल के निशान न पड़े। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो उसके दिनचर्या में थी वो सब के साथ वो फॉलो करना चाहती थी। तो ये बात पूरे के पूरे आपको इस नाटक में दिखाई पड़ेगा। अपनी बात मनवाने की जिद सनक की हद तक पहुंच जाती है और उसकी आत्महत्या का कारण बनती है। नाटक में आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि अंजू दीदी ने आत्महत्या कर ली और वो आत्महत्या इसलिए कर ली कि उसकी सनक का पालन कोई नहीं कर रहा था उसके परिवार में। अंजू का बेटा नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था, किंतु अंजू के जुल्म की उग्रता यह है कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे प्रशासनिक अधिकारी बनाना चाहती है। वह चाहती है कि वह जज बने, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे वो बने, लेकिन नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था। अंजू दीदी ने नीरज के सपनों को पूरी तरह से, बुरी तरह से कुचला और अपनी इच्छाओं को उस पर थोप दिया कि वो अधिकारी बने, न कि क्रिकेट का कप्तान। सभी पात्र अंजलि यानी अंजू के इशारे पर नाचते हुए नजर आते हैं, किंतु श्रीपत कौन रहता है? ये अंजू का भाई रहता है। इस नाटक में चालक शक्ति की तरह कार्य करता है। उसका प्रवेश नाटक में जब आप नाटक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब श्रीपत यानी अंजू दीदी का भाई नाटक में प्रवेश करता है तो उसके अंजू के बनाए हुए जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी नियंत्रण, अनुशासन
और उसके जीवन की एक शैली है, उस पूरे परिवेश को श्रीपत पहुंचते ही तोड़ देता है। जिन चीज़ों को वो मना करती है श्रीपत वही करता है। वह उसके टेबल पर जूते सहित पैर रख देता है, टेबल गंदी हो जाती है। सिगरेट पी करके वही ज़मीन पे झाड़ देता है जिससे ज़मीन गंदी होती है। शराब पीता है। बहुत सारी बातें श्रीपत के प्रवेश से अंजू दीदी के उस सनक को चोट पहुंचती है, वो धक्का पहुंचता है। तो ये जो है चालक शक्ति के रूप में वो कार्य करता है। कमलेश्वर जी इसी पुस्तक की भूमिका में, इस नाटक की भूमिका में लिखते हैं कि श्रीपत वह प्रवृत्ति मूलक टेंडेंसियस पात्र है जो अंजू की असंगतियों और सनक के भ्रम को तोड़ने के लिए एक दर्शन लेकर नाटक में अवतरित होता है। यानी आप जब नाटक पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अंजू दीदी के जीवन का दर्शन अलग और श्रीपत के जीवन का दर्शन अलग। दोनों तरह के, एक फक्कड़ जीवन श्रीपत का जो कि साफ सफाई और इस तरह की चीज़ों की सनक को बहुत ज़्यादा नहीं मानता। दूसरी तरफ अंजू दीदी जिसके लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। दोनों के जीवन का दर्शन आमने सामने होकर के इस नाटक में टकराता है। आगे देखते हैं नीरज, जो कि अंजू दीदी का, इंद्र नारायण जी का, दोनों का बेटा है। उसका सपना क्रिकेट का कप्तान बनना था, जिसे उसकी माँ ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, नहीं पूरा होने दिया। उसके सपने को माँ के कारण वो पूरा नहीं कर पाता। उसी सपने को वह अपने पुत्र से पूरा होता देखना चाहता है, जबकि उसकी पत्नी ओमी उसे कमिश्नर बनाना चाहती है। अब आप यहाँ देखेंगे इस नाटक में पेरेंटिंग का वो रूप भी दिखेगा जहाँ पे माँ बाप अपनी अपनी इच्छाओं के अनुरूप बच्चों को, अपनी संतानों को अलग अलग पदों पर, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन बच्चा क्या चाहता है, उसकी संवेदना का, उसकी इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। अब वहाँ नीरज जिन परिस्थितियों में क्रिकेट का कप्तान नहीं बन पाता अंजू दीदी के सामने, वैसे ही उसका बेटा नीलम कवि बनना चाहता है, लेकिन पिता का सपना है कि वो क्रिकेट का कप्तान बने और माता का सपना है कि कमिश्नर बने। वही परिस्थिति जो नीरज के सम्मुख उपस्थित हुई थी, वही इन दोनों ने अपने बेटे नीलम के सामने पैदा कर दी। इसके बारे में कमलेश्वर जी लिखते हैं कि यह है क्या चीज़। वो लिखते हैं कि यह वह अतृप्त सपना है जो जिसके जीवन में फलीभूत नहीं हो जाता, वही उसे सत्य बनते देखना चाहता है, या जीवन के किसी गहरे असंतोष को अपनी संतति के माध्यम से तृप्त कर लेना चाहता है। अगर पिता क्रिकेटर नहीं बन पाया तो बेटे को बनाना चाहता है, माँ अगर शिक्षक नहीं बन पाई तो बेटे को बनाना चाहती है। इस तरह के सपनों के भीतर जो औलादें पैदा होती हैं, जो औलादें आगे बढ़ती हैं, वो अपने मुक्त विचारों से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती, अपना रास्ता खुद नहीं बना पाती, अपने इच्छा के रास्ते, बल्कि उसे रौंदे हुए रास्ते ही मिलते हैं। इस तरह से ये नाटक अंजू दीदी के जो सनक थी, जो उसकी इलिटनेस थी, जो बोध था जिससे वो ग्रस्त थी, उसका परिणाम उसकी तीन पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। उसका बेटा नीरज और नीरज के भी बेटा जो नीलम है, उन सब के ऊपर, साथ ही अंजू दीदी खुद भी इस जो एक तरह से रूढ़ बोध है उसका शिकार होकर के आत्महत्या का शिकार होती है। तो ये पूरा का पूरा नाटक बहुत ही दिलचस्प है। इस मामले में विसंगतियों को उभारता है, जो कि आजकल के समाज की एक सच्चाई भी बनती जा रही है। उम्मीद है आपके लिए ये क्लास अंजू दीदी नाटक को समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियाँ भी और या कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपको हमारा प्रयास, हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं, सराहनीय है, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए लोग हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।